हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लेक्चर वीडियोस है वो एसिड बेस बैलेंस के ऊपर लेक्चर वीडियोस है वो मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इससे पिछली वाली क्लास के अंदर हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस कंप्लीट यूनिट आपके नॉर्सेट के लिए, निमहांस के लिए, जिपमेर के लिए, केजीएमयू, एमपीसीएचओ, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको काफ़ी सीरियसली स्टडी कीजिएगा। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एक सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। साथ के साथ जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है, H+ आयंस है वो क्या हो जाते हैं, H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। एक इसका इंपॉर्टेंट कॉज होता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सांस ली जा रही है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ चुकी है, तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस होता क्या है। तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और इसके लो होने की वजह से क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस है वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, अफेक्ट द एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है। और मोस्टली ये हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। लो कार्बन, लो CO2, डिक्रीज CO2 लेवल बिकॉज ऑफ हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन स्टूडेंट्स, अगर हाइपर वेंटिलेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हाइपर वेंटिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एंड डेप्थ रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज। रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर CO2 का लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। CO2 का लेवल कम होगा तो H+ आयन है वो भी, उनका लेवल भी कम हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे सब, ठीक है। तो देख सेकेंड वन, इसमें क्या होगा, पीएच, जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एल्किलोसिस के अंदर पीएच होती है वो 8 to 14 के बीच में स्टेड करती है। ये मैं पहले ही आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि एल्किलोसिस की सिचुएशन के अंदर, एल्किलोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो पीएच लेवल है हमारी बॉडी का वो चला जाता है 8 to 14 के बीच में। साथ के साथ जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम रहता है और CO2 का लेवल है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ये सिचुएशन किसकी है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की बताई है हमने, ठीक है। ये सिचुएशन हमने किसकी बताई है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर क्या होता है, लो कार्बन डाइऑक्साइड, लो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और लो कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से क्या होता है, अफेक्ट द लेवल ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। उसकी वजह से एसिड बेस का क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। जो एसिड और बेस का जो लेवल था वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और ये मोस्टली किस वजह से होता है, वो होता है आपका हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के अंदर कैरेक्टराइज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एनकेलोसिस एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, मार्क्ड लो लेवल ऑफ CO2। मार्क्ड लो लेवल मतलब बहुत ज्यादा CO2 का लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। CO2 का नॉर्मल पार्शियल प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज अबाउट 35 to 45 mm ऑफ Hg। ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का नॉर्मल। लेकिन अगर ये 35 से बहुत ज्यादा कम चला जाता है तो यहां पर आपका कहलाता है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। ये सिचुएशन क्या कहलाती है, आपकी रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि लो मार्क्ड लो लेवल ऑफ CO2, ठीक है, इन द ब्लड। CO2 का लेवल है ब्लड के अंदर कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, और वो क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेसिव ब्रीथिंग। एक्सेसिव ब्रीथिंग को हम बोल सकते हैं हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस के, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस होता क्या है। सिंपल है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। मतलब एक जस्ट एक शॉर्ट नोट के रूप में अगर हम याद करें तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस क्या है, देख लो।
रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब ये रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है स्टूडेंट, वो क्या है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, लो लेवल ऑफ CO2, लो लेवल ऑफ CO2, CO2 का लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा H प्लस आयन, H प्लस आयन है वो भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। H प्लस आयन्स भी कम हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। और ब्लड की जो पीएच है, ब्लड की पीएच या बॉडी फ्लूइड्स की पीएच बोल सकते हो आप, ब्लड पीएच है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कितने से कितने तक रहती है, 8 to 14 के बीच में चली जाती है। तो ये है, ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये जो हमारा जो ट्राइज बना है, ये तीनों चीजें, लो लेवल ऑफ CO2, ठीक है, और डिक्रीज H प्लस आयन और इंक्रीज ब्लड पीएच, ठीक है, या इंक्रीज पीएच, ये जब ट्राइज बनता है तो वो ट्राइज क्या कहलाता है, वो ट्राइज कंबाइनली कहलाता है आपका रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ये सिचुएशन कहलाती है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, उसके कॉजेज कौन कौन से, उसके कॉजेज की आप बात करते हैं। ठीक है, तो कॉजेज की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होगा वो कॉज होगा, क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वो कंडीशन कहलाती है आपकी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, कौन कौन से ऐसे डिजीज कंडीशंस है, जिन डिजीज कंडीशंस के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, वो देखते हैं। फर्स्ट वन है फीवर। फर्स्ट वन हम फीवर की बात करें स्टूडेंट, तो फीवर की बात करें तो फीवर के अंदर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बॉडी को टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा तो बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, बॉडी को भाई टेम्परेचर के लिए क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी, एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ से होगा, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। अब ये मेटाबॉलिज्म जितना होगा ना, जितना मेटाबॉलिज्म होगा ना, उतना ही ऑक्सीजन की डिमांड, O2 डिमांड, O2 डिमांड इंक्रीज, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बॉडी की इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर और इंक्रीज रेट एंड डेप्थ, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सारा आपको सीन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए फीवर, फीवर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को जब बॉडी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, हाइपर स्टिमुलेशन या हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर का हाइपर स्टिमुलेशन होगा। उसके रेस्पॉन्स में ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर या ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, उसके रेस्पॉन्स में क्या होगा, उसके रेस्पॉन्स में होगा जो रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है, जो रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वो कंडीशन क्या कर देगी, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। और हाइपर वेंटिलेशन एक एल्केलोसिस का कोज है। और कौन सा, किसके लिए, रेस्पिरेटरी के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए क्या है, एक एल्केलोसिस का ये क्या है, कोज का काम करता है। तो फीवर इस प्रकार से, जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया है, इस प्रकार से क्या होता है, फीवर के अंदर भी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं हाइपर वेंटिलेशन। सेम सेम प्रोसेस है, हाइपर वेंटिलेशन है किसी भी रीजन की वजह से, जो किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, ठीक है, हाइपरवेंटिलेशन क्यों होगा, ड्यू टू द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ, ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ, ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ, ड्यू टू द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर
रेस्पिरेटरी सेंटर का ओवर स्टिमुलेशन होगा इन रेस्पॉन्स जैसे ही ओवर स्टिमुलेशन होगा रेस्पिरेटरी सेंटर का, उसका रेस्पॉन्स आएगा, उसके रेस्पॉन्स में क्या होगा स्टूडेंट, उसके रेस्पॉन्स के अंदर इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन की जो रेट एंड जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल, इंक्रीज ऑक्सीजन एंड डिक्रीज CO2। ठीक है, CO2 डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब H+ आयन है वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज H+ आयन। ठीक है, और इंक्रीज pH बढ़ जाएगी, और यही सिचुएशन क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ये सिचुएशन क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कहलाती है। तो दो कोज आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, फीवर कैसे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कॉज कर रही है, हाइपर स्टिमुलेशन या ओवर स्टिमुलेशन है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन है, वो कैसे किस प्रकार से वो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वो कॉज कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो कॉज आएगा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का, जो नेक्स्ट वन जो कॉज होगा वो कॉज है, नेक्स्ट कॉज होगा, दो कॉज हम पढ़ चुके हैं, तीसरा कॉज है हमारा ओवर वेंटिलेशन बाय द मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जैसा कि आप सब जानते हैं, बट एक ओवरव्यू के बारे में बताता हूँ। मैकेनिकल वेंटिलेटर एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ये एक ऐसी डिवाइसेस है जो क्या करती हैं, एक्सिट रेस्पिरेशन का काम करती हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर के पास फुल कंट्रोल आता है, इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, जैसे ये वेंटिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, मैं डेफिनेटली आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर समझने के लिए यही बताऊंगा कि मैकेनिकल वेंटिलेटर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, रेस्पिरेशन का काम करवाती है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम बाहर से मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं पेशेंट के, मतलब मैन्युअली ऑपरेट करने का मतलब है वेंटिलेटर के अंदर हम एक सेटिंग करेंगे जिसके अंदर कितना इनहेलेशन, कितनी वॉल्यूम एयर जाएगी, कितनी देर तक वो होल्ड करेगा। ठीक है, वो सारा कुछ हम बाहर से सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक आपने हाइपर वेंटिलेशन की सेटिंग कर दी, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है रेट एंड जो डेप्थ है रेस्पिरेशन की उसको इंक्रीज कर दिया, और जो रेट है उसको आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, डेप्थ को बढ़ा दिया, और रेस्पिरेशन की जो रेट थी नॉर्मली 16 to 20 होने चाहिए थे रेस्पिरेशन, बट आपने क्या किया, आपने वहां पे 30-35+ आपने कर दिया, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ओवर वेंटिलेशन हो जाएगा। पेशेंट का क्या हो जाएगा, ओवर वेंटिलेशन। मतलब एक मशीन है, वेंटिलेटर क्या एक मशीन है, इस मशीन में आप जो इनपुट दोगे उसी के आधार पे, उसी इनपुट्स के उसी कमांड के आधार पे ये क्या करेगी, काम करेगी, ये उसी कमांड के ऊपर आपका काम करेंगे। आपने अगर आपने रेस्पिरेशन रेट है वो अगर आपने 35 सेट की है तो ये 35 ही देगी, ये 33 नहीं करेगी, 36 नहीं करेगी, मशीन है, जितना बताया उतना करेगी। साथ के साथ जो रेट और जो डेप्थ आपने जो डिसाइड करी है, जो एयर वॉल्यूम आपने डिसाइड किया है, ठीक है, वो सारा कुछ उसी ही कैलकुलेशन के आधार पे दिया जाता है मैकेनिकल में। अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो क्या होगा, पेशेंट है वो क्या हो जाएगा, ओवर वेंटिलेट हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ के साथ CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन की वजह से भी आप देख सकते हो, मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू भी आप देख सकते हो कि पेशेंट है वो क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट वन कॉज आता है पेन। अगर मान लीजिए पेशेंट को कोई सीवियर पेन है, जैसे कि कैंसरियस कंडीशन, अगर कोई कैंसर की कंडीशन हो रखी है, ठीक है, फ्रैक्चर का पेन है, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए, ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल पेन होते हैं। इस पेन के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली इन रेस्पॉन्स ऑफ पेन हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो रेट और रेस्पिरेशन की जो रेट और जो डेप्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट है वो ऑटोमेटिकली टेकीपीनिया के अंदर रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेकीपीनिया के अंदर रहता है, उस वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है। ठीक है, आप अपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना, अगर कभी जब भी आपको बहुत तेज दर्द होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत तेज गति से तेजी स्पीडली हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो काफी स्पीड अप हम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है सीवियर एंजाइटी एंड हिस्टीरिया। इन केस ऑफ सीवियर एंजाइटी आपने देखा होगा मोस्ट कॉमनली इन फीमेल्स
फीमेल्स के अंदर आपने देखा होगा जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है, एंजाइटी हो जाती है, तो वो हाँफने लग जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उस एंजाइटी को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, ठीक है, उनके नर्वस सिस्टम के अंदर उस एंजाइटी को टॉलरेट करने के लिए कैपेसिटी नहीं थी, तो वो क्या हो जाती है, डर जाती है, ठीक है, और वो डरने की वजह से, उस डर की वजह से, उस एंजाइटी की वजह से क्या हो जाता है, वहां पर ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर ओवर स्टिमुलेट होगा तो वहां पर रेट और जो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। सेम एज हिस्टीरिया के अंदर भी ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्टीरियोनिक पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है, ये एक सिम्टम भी होता है कि हिस्टीरिया शो कर रही है। हिस्टीरिया शो करने का मतलब है कि बहुत छोटी सी चीज के लिए, मतलब एक छोटा सा स्टिमुलस था, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंजाइटी शो करना, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी शो करती है, वो कंडीशन कहलाती है आपकी हिस्टीरिया, ठीक है, वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी हिस्टीरिया। कुछ फीमेल्स होती है जो हिस्टीरिया इसलिए करते हैं टू गेन द अटेंशन, ठीक है, ये मेल में भी होता है, ठीक है, टू गेन द अटेंशन गेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। तो ये सीवियर एंजाइटी और हिस्टीरिया, उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, एंजाइटी शो करता है, साइकोलॉजिकल सिम्टम को वो फिजिकल सिम्टम्स में शो करने की कोशिश करेंगे साथ की साथ, ठीक है, जिसमें क्या है कि वो से दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, उस एंजाइटी के अंदर क्या हो जाएगा, रेट और रेस्पिरेटरी की जो रेस्पिरेशन का जो पैटर्न है वो इंक्रीज हो जाता है, रेट बढ़ जाती है, डेप्थ बढ़ जाती है, उस वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट होता है, और हाइपर वेंटिलेट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन है हाइपोक्सिया। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हाइपोक्सिया, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिक सिचुएशन क्रिएट होती है, हाइपोक्सिक सिचुएशन क्रिएट होते ही क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, तो रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, किस वजह से हुआ, हाइपोक्सिया की वजह से, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हुआ, मेडुला ऑब्लिंगेटा स्टिमुलेट हुआ, स्टिमुलेट होते ही वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास मैसेज करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसके पास, लंग्स के पास, और लंग्स के पास क्या मैसेज करेगा, लंग्स के पास मैसेज करेगा कि इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन रेट और जो डेप्थ है वो दोनों इंक्रीज करवा देगा हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया की सिचुएशन जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होते ही जो रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो स्टिमुलेट होगा, और वो मैसेज देगा लंग्स को, वहां से नर्व इंपल्स जाएंगे और लंग्स को मैसेज देंगे कि क्या करने के लिए, रेट को बढ़ा दे, रेस्पिरेशन की जो रेट है उसको तो इंक्रीज कर दो, साथ के साथ जो डेप्थ है उसको भी आप इंक्रीज कर दो, और जैसे ही रेस्पिरेटरी रेट और जो डेप्थ इंक्रीज होगी, एक लेवल पे क्या होगा, हाइपोक्सिया की सिचुएशन है वो ट्रीट हो जाएगी, हाइपोक्सिया ट्रीट। अगर ये कंटिन्यूअस रहा तो वो कंडीशन चली जाएगी आपकी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के। आई होप फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक एक कोज कैसे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कोज कर रहा है, ठीक है, कैसे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है वो हो रहा है। आई होप मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने की, आपके माँ बाप का जो सपना है, ठीक है, जो नर्सिंग ऑफिसर, आपको जो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर देखने का, उसको पूरा करने में मैं आई होप आपकी मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इन केस ऑफ सीओपीडी, इन केस ऑफ सीओपीडी, इन केस ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी के पेशेंट के अंदर स्टूडेंट्स, सीओपीडी, सीओपीडी के पेशेंट के अंदर हमेशा लो ऑक्सीजन दिया जाता है, लो ऑक्सीजन डिलीवरी,
ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा लो दी जाती है। लो दी जाती है इसका मतलब है कि 2 to 3 लीटर 2 to 3 लीटर ही दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो इसलिए दी जाती है ताकि एक हाइपोक्सिक सिचुएशन, एक नॉर्मल हाइपोक्सिक सिचुएशन हमेशा ब्लड के अंदर क्रिएटेड रहे, और उसी हाइपोक्सिक सिचुएशन की वजह से क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल हाइपोक्सिक सिचुएशन, नॉर्मल हाइपोक्सिक सिचुएशन हमेशा ब्लड के अंदर क्रिएटेड रहे। और ये जो नॉर्मल हाइपोक्सिक सिचुएशन है स्टूडेंट्स, वही क्या करेगी, रेस्पिरेटरी सेंटर को, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, इसी की वजह से स्टिमुलेटेड रहेगा। इसी की वजह से ये जो नॉर्मल हाइपोक्सिक सिचुएशन है, उसी की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या रहेगा, ऑल टाइम स्टिमुलेटेड रहेगा कि हाँ मुझे रेस्पिरेशन को मेंटेन रखना है, हाँ मुझे रेस्पिरेशन को मेंटेन रखना है। अगर आप एक साथ, इन केस ऑफ सीओपीडी के पेशेंट के अंदर, अगर आप एक साथ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन दे दोगे, हाइपर वेंटिलेट कर दोगे पेशेंट को, तो उसके बाद पेशेंट के लिए उस ऑक्सीजन को लेवल को मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि इन केस ऑफ सीओपीडी हमेशा लो ऑक्सीजन लेवल रखो। लो ऑक्सीजन लेवल का मतलब है जब भी आप ऑक्सीजन दे रहे हो, बाहर से जब आप ऑक्सीजन दे रहे हो, तो उसको 2 to 3 लीटर के ऊपर ही आप डिलीवर करो, ना कि आप 5 to 10 लीटर या 5 to 7 लीटर के ऊपर या 7 to 10 लीटर के ऊपर आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये एक नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सीओपीडी के केस के अंदर लो ऑक्सीजन क्यों दी जाती है। लो ऑक्सीजन इसलिए दी जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर लो ऑक्सीजन देंगे हम, तो उसी सिचुएशन लो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो स्टिमुलेटेड रहता है। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली आपका जो एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न है उसको क्या करता है, मेंटेन रखने में हमारी मदद करता है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स, ये तो है हमारे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के कॉजेज के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के कॉजेज है वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो जब भी हम असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट में देखिए स्टूडेंट, इन केस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के अंदर आप देखोगे स्टूडेंट्स के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, क्योंकि रेस्पिरेशन में जैसी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो तुरंत आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, सीएनएस सिस्टम से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की सिचुएशन क्रिएट होगी। और जैसे ही रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो नर्वस सिस्टम आपको सिम्टम्स देगा, कन्फ्यूजन, हेडेक, डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर की तरफ हम जाएं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, और डिसरदीमिया आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पे जीआईटी की तरफ जाएंगे तो नोजिया वोमिटिंग मिल सकता है, डायरिया मिल सकता है, और एपिगेस्ट्रिक पेन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एपिगेस्ट्रिक एरिया के अंदर डायफ्राम है वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहेंगे। ठीक है, सीएनएस की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है टिटेनी, नंबनेस, हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब डीप टेंडर रिफ्लेक्स है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, सीजर्स आ सकते हैं और टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स आपको हाइपो कैल्सीमिया की याद दिलाते होंगे शायद। ये सारे सिम्टम्स हाइपोकैल्सीमिया के भी हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, कोरिलेट करो, एसोसिएट करके पढ़ो, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये चीज़ वहाँ भी पढ़ी थी हमने। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले नॉर्मली बॉडी खुद कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। तो स्टार्टिंग फेज के अंदर, इन अर्ली फेज, रेस्पिरेटरी रेट और जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो लेटर स्टेज के अंदर हाइपर वेंटिलेशन है वो कोज हो जाता है, हाइपर वेंटिलेशन है वो कोज हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा असेसमेंट। ठीक है, तो ये है कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ठीक है, ये है आज की क्लास का। नेक्स्ट, इसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।